हेलो माय डियर स्टूडेंट एमपी बोर्ड वाले। तो कैसे हैं आप लोग। इकोनॉमिक्स में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस है एमसीक्यूज में बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए मैं पिछले कुछ सालों के 2017 से लेके 2024 तक के पेपर की मैंने तैयारी किया है। मैंने 2017 से लेके 2024, 2015, 2013 हर किसी बोर्ड का पेपर मैंने देखा है, एनालिसिस किया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है। वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। टॉप 50 में 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके सैंपल पेपर में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने इनको बहुत ही ज़्यादा रिपीट किया है। तो ऐसे क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे तो 2024 के एमसीक्यूज की भी आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। शुरुआत करते हैं कौन कौन से। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 2024 के सैंपल पेपर से। 2024 के सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चन 7, वैसे कि एमपी बोर्ड में 7 एमसीक्यूज आते हैं और साथों साथ इंपॉर्टेंट भी 7 नंबर। इसके अलावा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, वन वर्ड आंसर्स होते हैं। उन सब के बारे में मैं अलग से वीडियोस ला के बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन है अफसर लागत क्या है विद आंसर। आंसर की तैयारी, क्योंकि अब अफसर लागत क्या होता है। अफसर लागत पॉइंट नंबर सी देखिए, अगले श्रेष्ठ विकल्प की त्यागी गई लागत होती है। क्योंकि अफसर लागत का मतलब होता है किसी वस्तु की उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पहले वस्तु की उत्पादन की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। जो कमी की मात्रा है यानी कि त्याग की मात्रा, इसी को अफसर लागत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कर राजस्व नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों में से कोई एक कर राजस्व नहीं है, बाकी कर राजस्व। देखिए आयकर लगा हुआ, आयकर ये कर है, निगम कर ये भी कर है, कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। इसको राइट आंसर इज बी। कौन सा, लाभांश। लाभांश कर राजस्व नहीं है, लाभांश क्या है, गैर कर राजस्व है। क्वेश्चन नंबर 3, कीन्स के सिद्धांत का संबंध किससे है। कीन्स का संबंध यह है कि इसने कहा था किसी भी अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग उस अर्थव्यवस्था की सामूहिक पूर्ति के बराबर होने पर ही अर्थव्यवस्था क्या होगी, संतुलित हो सकती है। और इस अवस्था को उन्होंने जो है प्रभावपूर्ण मांग का कहा था। ऑप्शन नंबर 1, कीन्स का सिद्धांत मतलब प्रभावपूर्ण मांग, मतलब एक ऐसा बिंदु जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 3, बजट रेखा की प्रवणता ढाल है। जब हम बजट रेखा बनाते हैं इस तरह से होता है, यहां पर रखते हैं वस्तु ए, यहां पर रखते हैं वस्तु बी, वस्तु ए की कीमत वस्तु बी की कीमत की तुलना करते हैं और इसके आधार पर बजट रेखा हमारा क्या बनता चला जाता है। तो इस प्रकार से बजट रेखा की प्रवणता की ढाल होती है बी P1 अपॉन P2। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में रुपए 1 का नोट कौन निर्गमित करता है। भारत में रुपए 1 का नोट निर्गमित करने वाला है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय। बाकी दूसरे जितने भी नोट होते हैं, बाकी नोट वो सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आरबीआई रिलीज करती है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती। सीमांत लागत, ये तो शून्य भी हो सकती है, माइनस में जा सकती है, ठीक है ना। परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत। स्थिर लागत उत्पादन हो या ना हो, स्थिर लागत कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि स्थिर लागत का प्रयोग करेंगे तभी उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो सकती है, दैट इज स्थिर लागत। ऑप्शन नंबर सी कभी शून्य नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7, व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है किससे, व्यक्तिगत मात्राओं से, सामूहिक मात्राओं से, सामूहिक मात्रा से समष्टि से जुड़ा हुआ है और व्यक्ति से जो है व्यष्टि जुड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ए। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि जुड़ा हुआ है सेट 23 यानी कि 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां की केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों की गुण पाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र एक साथ संसाधनों का उपयोग करते हुए उत्पादन प्रक्रिया को जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन तो ये मान के चलिए 2013 की बात कम से कम 7 या 8 बार पूछा जा गया है, तो इस बार ही पूछे जाने की संभावना है। तो आपको याद रखना है कि माइक्रो शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, रैगनर फ्रिश ने किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक लिखा हुआ है, बेसिकली रैगनर फ्रिश लिखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। धन का विज्ञान कहने वाले थे प्रोफेसर एडम स्मिथ। ये वही एडम स्मिथ है जिन्हें जो है अर्थशास्त्र के जनक के नाम से भी जाना जाता है। बेटा, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, उत्पादन संभावना वक्र देखिए ऐसा होता है। उत्पादन संभावना वक्र, ये है मूल बिंदु, ये है मूल बिंदु की ओर झुका हुआ, और मूल बिंदु की झुका होने का मतलब नतोदर बोलते हैं। मूल बिंदु की ओर अवनतोदर, वैसे नतोदर भी है लेकिन मूल बिंदु लिखा हुआ है, तो हम ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12,
उत्पादन संभावना वक्र के अवनतोदर का आकार का कारण क्या है? ये अवनतोदर मतलब इस तरह से झुका हुआ क्यों होता है मूल बिंदु की ओर? इसका यह है क्योंकि इसकी अक्सर अगर एक में वृद्धि करेंगे तो दूसरे में कमी करना पड़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, इसी कारण से ये मूल बिंदु की ओर अवनतोदर होती है हमेशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है? संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है? ये पाया जाता है संसाधन वक्र के ऊपर, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये नीचे अपूर्ण है, ये अत्यधिक है, तो ये जो बिंदु संसाधन इसका मतलब ये होता है हम अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बनता है वो बिंदु। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 ये है जो है सेट 2021 का है। पूर्ति निम्न में से किससे जुड़ी हुई है? पूर्ति जुड़ी हुई है समय अवधि और कीमत, क्योंकि पूर्ति मतलब एक निश्चित समय अवधि में किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर बेची जाने वाली मात्रा होती है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, एकाधिकारी बाजार क्या प्रदर्शित करता है? एकाधिकारी बाजार बाजार को प्रदर्शित करता है उत्पादन प्रणाली, विपणन, यहाँ पर होगा बाजार प्रवृत्ति, ये बाजार का एक रूप है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहा जाता है? स्थायी पूंजी, अगर किसी स्थायी पूंजी का उपभोग हो रहा है मतलब मूल्य में कमी हो रही है, मूल्य में कमी होने का मतलब क्या होता है? मूल्यह्रास, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डेप्रिसिएशन, इसका दूसरा नाम है घिसावट व्यय। क्या बोलते हैं? घिसावट व्यय, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 17, अभावी मांग की दशा में रोजगार का स्तर। अभावी मांग का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर मांग जो होती है पूर्ति की तुलना में कम होती है, उस स्थिति में रोजगार क्या होगा? कम होगा, घटेगा। क्यों? कि मांग है ही नहीं, यानी कि जितने लोगों को रोजगार चाहिए उतने लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो नहीं बेरोजगारी, ठीक है ना, रोजगार स्तर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक और समराष्ट्रीय का अध्ययन जो है और कुल उत्पादन का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। इन चरों को जरूर ध्यान रखिए। देखिए लगातार इस चरों को लैंग्वेज बदल बदल के पूछा जाता है। ऐसी वस्तुएं जिसका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक मतलब मान लो चाय है और कॉफ़ी है, या तो चाय पियेंगे या तो कॉफ़ी पियेंगे, चाय की जगह कॉफ़ी कहते हैं, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, मतलब दोनों प्रतिस्थान, या तो चाय लो या तो कॉफ़ी लो, तो ऐसी वस्तु को हम स्थानापन्न वस्तु के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय तथा कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है? जिस कीमत पर एक विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है तो बेची जाने वाली मात्रा को यहाँ पर पूर्ति के नाम से जाना जाता है। बी। 21, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? अगर उत्पादन बंद कर दिया जाए तो ध्यान रखना, स्थिर लागतें बढ़ती है नहीं, वो तो स्थिर रहती है, ये नहीं होगा। परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है, उत्पादन प्रदर्शन कम होती है, लेकिन ये है ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगर उत्पादन जीरो हो जाए तो परिवर्तनशील लागत भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे। 22, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होता है उस बिंदु पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 से। आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि एवं समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के दो प्रमुख भागों में बांटने वाले थे प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। ऑप्शन नंबर सी। 24, सबसे कम मांग की लोच वाली वस्तु इसमें से कौन सी है? साइकिल, मिठाई, फर्नीचर, नमक। सबसे कम मतलब बेरोजगार है, मतलब ऐसी वस्तु जिसपे वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो है नमक। नमक का प्रयोग, नमक की मांग उतनी ही होती जितनी आवश्यकता होती है, क्योंकि नमक को बहुत ज़्यादा भी नहीं खा सकते, बिना नमक के खाना भी नहीं हो सकता। तो नमक एक अनिवार्य वस्तु है और अनिवार्य वस्तु की मांग लोच हमेशा कम होती है, बेरोजगार होती है। वस्तु विभेद विशेषता है कहाँ पर? पूर्ण बाजार में। पूर्ण बाजार में समरूप वस्तुएं होती हैं तो पॉसिबल नहीं है। अपूर्ण बाजार में स्थानापन्न वस्तुएं हैं, ठीक है ना। और वस्तु विभेद अल्पाधिकार में तो एकाधिक, तो राइट ऑप्शन होगा कि वस्तु विभेद पाया जाता है अपूर्ण बाजार में। कौन से बाजार में? अपूर्ण बाजार में। और अपूर्ण बाजार इसलिए क्योंकि यहाँ पर वस्तु के कई सारे स्थानापन्न, एक ही प्रकार की वस्तु के अलग अलग प्रकार मौजूद होते हैं। जैसे कार बाजार की बात करते हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मॉडल होते हैं, तो इसको अपूर्ण बाजार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26,
अल्पकालीन बाजार होता है, कौन सा बाजार अल्पकालीन होता है? सब्जी का बाजार, क्योंकि बहुत कम समय में नहीं होगा, सब्जियां खराब हो जाती है, तो अल्पकालीन बाजार के नाम से जानते हैं। 27, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO नाम की संगठन यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 2017 से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के चरों के बारे में, तो जो व्यक्तिगत है वो व्यष्टि से, बाकी सामूहिक, व्यक्तिगत और सरकारी उत्पादन से। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं इसका मतलब होता है सामूहिक इकाइयां। ऑप्शन नंबर बी। बाजार मूल्य क्या दर्शाता है? बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है, मतलब बाजार में होने वाली थोड़े थोड़े समय वस्तु की मांग और पूर्ति से ये मूल्य बदलता रहता है, यानी कि अति अल्पकालीन मूल्य होता है बाजार मूल्य। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं उत्पादन करती है, किसने कहा? किसने कहा था किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन पूर्ति के द्वारा अपने आप हो जाता है? इसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के नाम से जानते हैं, प्रोफेसर JV से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, भुगतान संतुलन सदैव रहता है, कैसा? भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की वस्तुओं के आयात निर्यात लेन देन को शामिल किया जाता है, यानी कि भुगतान संतुलन, क्योंकि इसके रीजन है क्योंकि भुगतान संतुलन में जितनी भी एंट्री होती है वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग की जाती है। मनोरंजन कर कैसा कर है? मनोरंजन कर प्रगतिशील कर है, प्रत्यक्ष कर है, अनुपातिक कर है या अप्रत्यक्ष कर? ध्यान रखना, मनोरंजन कर एक अप्रत्यक्ष कर है। किसका कर है? अप्रत्यक्ष कर है। क्यों? क्योंकि मनोरंजन कर लगाया जाता है सिनेमा हॉल पर, और लेकिन जो ग्राहक होते हैं टिकट से के बदले उस ग्राहकों से उस पैसा वसूल कर लिया जाता है, फिर ये जो है गवर्नमेंट, तो इसको अप्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनडायरेक्ट टैक्स। 2016 के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं अब। एकाधिकारी बाजार से आशय है क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होना, क्रेता विक्रेता की सीमित संख्या, अत्यधिक विक्रेता का होना, एक ही। एकाधिकारी बाजार एक ऐसा बाजार जहां पर पूरे बाजार में वस्तु का एक ही विक्रेता उपलब्ध होता है, और ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वर्ष में एक बार। राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में एक बार ही की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक अकाउंटिंग ईयर में ही किया जाता है। उससे पहले आगे क्वेश्चन होता है, एक छोटा सा शेर आपके लिए हो जाए, बेमतलब की जिंदगी का सिलसिला खत्म। बेमतलब की जिंदगी का सिलसिला खत्म, अब जिस तरह की दुनिया उस तरह के हम, मतलब दुनिया जैसी चाहती है हमें सब उस वैसे बदलना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, मांग की लोच मापने की अनुपातिक विधि का प्रतिपादन किसने किया? मांग की लोच की अनुपातिक विधि का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? प्रोफेसर फ्लक्स। उन्होंने क्या था? अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि जैसे भी हो, तो उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 36, सोने एवं चांदी का बाजार कैसा बाजार है? सोने एवं चांदी का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका लेन देन होता है, ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन है 2015 से, आवश्यकता एवं मांग में भेद करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? कौन सा कारक है जो किसी वस्तु की आवश्यकता उस वस्तु की मांग के बीच में भेद करता है? वो है वस्तु की कीमत। जब तक किसी वस्तु की कीमत हम तब तक नहीं पूछतेंगे जब तक हमारे पास साधन होते हैं, हमारे पास आय होता है, तो वस्तु की जरूरत होती है। जिस समय उस वस्तु की कीमत को हम उसमें तय कर लेते, जोड़ लेते, कीमत को अदा करने के लिए तैयार रहते हैं, तब वो मांग बन जाती है। तो दोनों के बीच में जो अंतर होता है वस्तु की कीमत का होता है। 38, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अति अल्पकालीन बाजार की वस्तु है? मतलब एक ऐसी जो बहुत कम समय में बाजार में होती है, उसके अलावा बाजार में वो खराब हो जाती है, ये भी उसकी मांग में परिवर्तन हो जाता है, दैट इज ए, मछली। 39, विनियोग गुणक का विचार किसने दिया था? विनियोग गुणक यानी कि इसको बोलते हैं निवेश गुणक के, इसका देने वाले कॉन्सेप्ट थे प्रोफेसर JM कीन्स। 40, चालू खाते की मदें कौन कौन सी हैं? स्वर्ण, ऋण, ब्याज, ये सारे के सारे जो है पूंजीगत, क्योंकि देश की जो है संपत्तियों और दायित्वों को प्रभावित करती है। केवल बैंकिंग जो है सेवा के अंतर्गत आता है, और सेवा चालू खाते की मदें हैं। 41, आम आदमी बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था? आम आदमी बीमा योजना, ये रट्टा मान लीजिए, 2007 में 2008 में जो है प्रारंभ हुई थी, ठीक है। MP बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? एक उत्पादन फलन में उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 43, तटस्थता वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किया गया था, किसके द्वारा? एजवर्थ, पेरेटो, मेयर्स। ऑप्शन होगा एजवर्थ के द्वारा तटस्थता वक्रों का प्रयोग किया गया था।
व्यय विधि द्वारा एक वस्तु की मांग की लोच उस स्थिति में कहा जाता है जब मांग की लोच, व्यय विधि में एक वस्तु की मांग को बेलोच कब, माने कि एडी इक्वल टू जीरो कब होता है, जब वस्तु की कीमत गिरती है तो इस पर व्यय कम होता है। कीमत गिरती है तो व्यय बढ़ना चाहिए, लेकिन कीमत गिरने पर अगर व्यय भी कम होती है तो उसको बेलोच कहते हैं या इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित कौन से साधन होते हैं? अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया के दो साधन होते हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। यानी कि ऑप्शन नंबर हम चूज करेंगे सी, ए और बी दोनों। जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है उसका नाम क्या होता है? केवल एक ही बाजार ऐसा है जहां पर प्रवेश और बहिर्गमन पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकारी प्रतियोगिता में स्वतंत्र तो होता है लेकिन यहाँ पर सीमितता होती है, बहुत सारी गुंजाइश होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता भी सीमितता होती है, एकाधिकारी में तो प्रवेश होता है नहीं, तो ऑप्शन चूज करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। क्वेश्चन नंबर 47, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या कहलाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये कहलाता है कीमत तल, मतलब एक ऐसी कीमत जिससे कम कीमत पर किसी वस्तु को विक्रय नहीं किया जाता, खरीदा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, एक वर्ष की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? किसी भी देश की अगर राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से भाग कर दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है क्या चीज? प्रति व्यक्ति आय। जब अर्थव्यवस्था अपनी सारी अतिरिक्त आय बचाने का फैसला करता है, मतलब अर्थव्यवस्था जितने वाय मतलब आय में वृद्धि हुई है 500 करोड़, तो इन सभी को बचाने का प्रयास करती है, यानी कि डेल्टा एस भी कितना हो जाएगा 500। तो उस स्थिति में विनियोग गुणा कितना हो जाएगा? विनियोग गुणा हो जाएगा हमारे पास कितना? 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारा का सारा पैसा बच रहा है, दैट इज 1/MPS, और MPS यहाँ पर कितना हो गया? 1 हो गया, पूरा बच गया, दैट इज आंसर इज 1। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, मुद्रा की पूर्ति से हमारा क्या तात्पर्य है? मुद्रा की पूर्ति का मतलब बैंक में जमा राशि, दैट इज DD, जनता के पास पैसा, दैट इज C, डाकघर में पैसा बचत राशि यानी कि HD, इन सभी को जोड़ेंगे वो मुद्रा पूर्ति का अंग होता है, दैट इज उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर D। तो कैसा लगा आपको क्लास जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और हाँ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना जरूर कीजिएगा, कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लाइक जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मुझे ढाली सर पे इंस्टाग्राम और नकुल ढाली फेसबुक पे फॉलो जरूर करना है, और हाँ सब्सक्राइब और क्या कहते हैं इसको बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।